बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री का लेसन नंबर 7 चल रहा है और आज हम देखने जा रहे हैं 7.3। और इससे पहले जो भी आपको समझाया गया है, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमारे लेसन का नाम है अदम नौबादकारी से इंज़माम की तरफ। और हम इसमें देख रहे हैं कि आज़ादी के वक्त तकरीबन 565 छोटी बड़ी रियासतें हमारे मुल्क में थी और इनको जो है भारत में शामिल किया गया। तो बहुत सारी रियासतें तो खुशी खुशी राजी से तैयार होकर भारत का हिस्सा बन गई, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी कि वहाँ के हालात बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, दादरा नगर हवेली। इनकी हमने मालूमात हासिल कर ली। आज हमको देखना है ऐसी ही एक रियासत का भारत में इंज़माम, और वो है गोवा। गोवा एक खूबसूरत रियासत, लेकिन इस गोवा को मुल्क तो आज़ाद हो गया हमारा 15 अगस्त 1947 में, लेकिन इस रियासत को आज़ादी के लिए और 14 साल का इंतज़ार करना पड़ा। तो इसकी तारीख बहुत दिलचस्प है। हम देखेंगे यहाँ पर किसकी हुकूमत थी, यहाँ पर कौन से रहनुमा थे और किस तरह से गोवा को फिर मुल्क का, हमारे भारत का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इस रियासत की एक ख़ास बात थी कि तकरीबन ये 14 साल फिर से ग़ुलामी में रहा है, यानी किसी ग़ुलामी की हालत ख़त्म नहीं हुई। और ये कब ख़त्म होती है? 1961 में। तो ये कहाँ हमारे भारत का एक हिस्सा है। देख लो आप कैसा है, मैप में बताए वाला यहाँ पर है और इस तरह से। तो ये वाली जो रियासत थी, ये जो गोवा की जो रियासत थी, यहाँ पर हुकूमत थी पुर्तगीज़ों की। ठीक है, पुर्तगीज़, इनके बारे में हमने आपको इससे पहले भी कहा है कि ये लोग आए थे सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन ये फेविकॉल का पक्का जोड़ थे। ये गए भी सबसे लास्ट में, इनको है ना मार मार के हकालना पड़ा, तो फिर कहीं ये हमारा मुल्क छोड़कर गए। तो गोवा पर भी हुकूमत किसकी थी? पुर्तगीज़ों की थी। तो ये जो गोवा जो आज़ाद हुआ है, तो ये कब हुआ है? 19 दिसंबर 1961 में, हमारा मुल्क आज़ाद होने के 14 साल के बाद। इसलिए वहाँ पर जैसा मराठवाड़ा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, वहाँ पर गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो अब ये आज़ाद होने के बाद भी ये इतने साल तक क्यों ग़ुलाम रहा, क्या हालात रहे, कौन लीडर्स है, वहाँ के हम 1 बाय 1 देखते चलेंगे। तो अगर हम गोवा के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले अगर जो वहाँ के एक रहनुमा का नाम आता है वो डॉक्टर टी.बी. कन्हा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लीडर रहे हैं वहाँ के। तो इनके बारे में आपको है ना एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, तो अच्छे से समझते चलो। ठीक है, इनके बारे में तो कैसा हुआ था कि जो 1928 में मुंबई में गोवा कांग्रेस कमेटी का क़याम अमल में आया और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक शाख थी। ठीक है, तो इसके जो सदर थे वो कौन थे? डॉक्टर टी.बी. कन्हा। याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से जो मुंबई की जो गोवा कांग्रेस कमेटी मुंबई में जो कायम हुई थी, उसके सदर रहे हैं टी.बी. कन्हा। अब क्या हुआ था आगे जाकर, अब इसमें देखते हैं हम इनके क्या हालात रहे, क्या इन्होंने कारकर्दगी की है। तो इसमें इन्होंने जो है 1939 में पूरे गोवा में गोवा छोड़ो नारों से जो हुए थे, उसकी तहरीक जो चलाई गई थी, इसमें भी इनका एक अहम रोल रहा है। उसके अलावा एक मडगांव का सत्याग्रह हुआ था, उसमें डॉक्टर टी.बी. कन्हा, पुरुषोत्तम काकोडकर, डॉक्टर राम हेगड़े, डॉक्टर बी.बी. शिरोडकर और गोपाल मैकर वगैरह ने हिस्सा लिया था। टी.बी. कन्हा एक अहम लीडर थे उसमें से, जिसकी वजह से उनको क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। ये आपको खाका मुकम्मल कीजिए में भी आ सकता है। मडगांव सत्याग्रह के रहनुमा इम्पॉर्टेंट है, याद रखो। तो इनको फिर तकरीबन 8 साल जेल में रखा गया और कहाँ भेज दिया गया था इनको? पुर्तगाल में। फिर उसके बाद आज़ाद हुए, हिंदुस्तान जब आए तो उन्होंने 2 अखबारात जारी किए, एक था आज़ाद गोवा और दूसरा था स्वतंत्र गोवा। तो ये अखबारात भी याद रखो, अखबारात ने तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है। तो टी.बी. कन्हा का भी अगर हम देखेंगे तो कारकर्दगी में उन्होंने भी अखबारात से फ़ायदा उठाया, उन्हें अपना हथियार बनाया, उसके ज़रिए से अवाम में बेदारी लाने का काम किया। आज भी अखबारात इतने साल, इतने मीडिया, इतने ये सब चीज़ें आने के बाद भी उनका इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, क्योंकि हमें वो एक दिन की तारीख बताती है, उसके ज़रिए से मालूमात होती है, उसके ज़रिए से बेदारी आती है। तो वैसे ही टी.बी. कन्हा ने भी इसका इस्तेमाल किया अपने एक हथियार के जैसा, कि लोगों को उसके ज़रिए से उन्होंने बेदार किया। तो टी.बी. कन्हा के बारे में ये मेन जो पॉइंट है आप लोग जहन में रखो। उन्होंने इस तरह से जो कांग्रेस की गोवा कमेटी के जो थे उन्होंने सदर रहे हैं, मडगांव सत्याग्रह में शामिल हुए थे,
उसकी वजह से अरेस्ट हुए, अखबारात जारी किए, अवामी बेदारी लाई। सिंपल है, इजी है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो इन्होंने जो है वो भी याद रखिए कि इन्होंने भारत जो है पुर्तगीज़ जो थे उनको ये कहा था कि अब वो गोवा छोड़कर चले जाओ। ये भी इश्तिहारात उन्होंने जा बजा लगाए थे। अब आते हैं हम सेकंड लीडर के तरफ और उनका नाम है राम मनोहर लोहिया। ये भी एक अहम थे। इन्होंने देखा कि जब इन्होंने गोवा के हालात देखे तो वहाँ पर उनको जो नज़र आया तो उसमें ये हालत थी कि पुर्तगीज़ जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों से भी बदतर थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ के मुकामी लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। बेइंतहा इस्तेहसाल होता था, हर तरह की तकलीफ़ वो लोग पुर्तगीज़ लोग जो है मुकामी लोगों को दे रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो है राम मनोहर लोहिया, इन्होंने क्या करे थे, वहाँ पर सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ किया था और उसके अलावा उन्होंने अजलास बुलाने की भी कोशिश की थी, जिसके नतीजे में क्या हुआ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। इनको जेल में तो डाल दिया गया, लेकिन कैसा हुआ कि अवाम के इन्हों बहुत ही ज़्यादा चहीते लीडर थे, अवाम इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो इसके लिए कैसा हो गया, अवाम ने शदीद एहतजाज करना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने अवाम ने एहतजाज करना शुरू कर दिया तो उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो पुर्तगीज़ थे उन्होंने ये सोचा कि हम इनको ज़्यादा दिन अरेस्ट नहीं रख सकते, अगर हम रखते हैं तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि फिर ये अवाम हमारी सख्त मुखालिफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने ये करा कि उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सॉरी डॉक्टर नहीं है, हाँ डॉक्टर ही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जो है आज़ाद कर दिया और उन्हें, लेकिन आज़ाद तो कर दिया, जेल से तो उन्हें निकाल दिया, लेकिन उनके ऊपर एक पाबंदी आयद कर दी गई कि उनको रियासत बदर कर दिया गया। रियासत बदर किसे कहेंगे, रियासत बदर यानी कि उस रियासत में उन्हें दाखिले की इजाज़त नहीं थी, वो वहाँ पर आ नहीं सकते थे। कहाँ पर नहीं आ सकते थे, गोवा में। और उन्हें जो ये पाबंदी आयद की गई तो तकरीबन ये कितने साल के लिए आयद की गई थी, उनको 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह के हालात रहे, यानी कि ये भी एक लीडर हैं वहाँ के और अहम लीडर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इन्होंने सिविल नाफरमानी तहरीक की और उसके अलावा उन्होंने जो है अलग अलग कोशिशें की है और उनको रियासत बदर करने के बाद भी उन्होंने अपनी जो लड़ाई थी उसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसको जारी रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं आगे के जो लीडर है उनका नाम है, देखिए इन्होंने जो है अखबारात शुरू किए थे और बहुत अहम लीडर रहे हैं ये भी, आचार्य पीके आत्रे। इन्होंने रोज़नामा मराठा शुरू किया था और इसके ज़रिए से उन्होंने अवाम में बेदारी लाई थी। तो हर एक लीडर अपने अपने लेवल पर जो जिस तरह से कोशिश कर सकता है वो कोशिश कर रहे थे, ठीक है। जिस तरह से डॉक्टर टी.बी. कन्हा, डॉक्टर रानाडे, नहीं सॉरी रानाडे का तो हमने देखा नहीं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उसी तरह से ये जो है आचार्य पीके अत्रे, इन्होंने भी अपने तौर पर कोशिश की थी लोगों को मुत्तहिद करने की, अवाम को बेदार करने की। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रीडम फाइटर, उनका नाम है मोहन रानाडे। इनका भी एक अहम रोल रहा है। इन्होंने क्या किया था, आज़ाद गोमंतक पार्टी थी उसकी मदद से इन्होंने पुर्तगीज़ों के ख़िलाफ़ मुसलह कोशिशें की थी। किसने, जो है रानाडे, मुसलह कोशिशें, हथियार के साथ कोशिशें, और पुलिस स्टेशन पर हमला किया था और उसकी वजह से उन्हें भी जेल में डाल दिया गया था। और यहाँ तक कि वो जो उन्होंने पुलिस स्टेशन पर हमला किया था उसकी वजह से वो ज़ख्मी भी हो गए थे और तकरीबन 1972 तक उनको जेल में रखा गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये मेन लीडर्स रहे हैं उस दौर के गोवा की तहरीक के। इन्होंने वहाँ पर एक माहौल बनाया था, लोगों को मुत्तहिद किया था, अवाम को बेदार किया था। और उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो वहाँ के अगर जो तंजीमें हैं, ये भी तंजीमें दो ख़ास करके याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं। आज़ाद गोमंतक दल था और दूसरा था द गोवा लिबरेशन आर्मी, ठीक है, आज़ाद गोमंतक पार्टी भी कहा जाता है। इस तरह से ये जो तंजीमें थी इन्होंने भी अपनी बहुत अहम किरदार इसमें अदा किया है, ठीक है। अब होता है, देखिए यहाँ तक के तो ये हालात हुए हैं, अब ये सब अपने अपने लेवल पर कोशिश कर रहे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग हैं, उनके भी नाम हम आपको बता देते हैं सरसरी तौर पर कि जो इसमें रहे हैं। उसमें एक है, देखिए 1954 में पुणे में
गोवा विमोचन सहायक समिति का क़याम अमल में आया, जिसमें केशव राव जीधे, एन.जी. गोरे, जयंत राव तिलक, इन्होंने रहनुमाई की। इनके लोगों के 2 ग्रुप बने थे। इन लोग जो है सेनापति बापट, एन.जी. गोरे की रहनुमाई में गोवा की तरफ इन्होंने मार्च किया था और वहाँ के पणजी के किले पर हिंदुस्तान का तिरंगा भी लहराया था। ठीक है, ये भी पूछ रहे हैं। तो इस तरह से ये वाले देखो गोवा के अहम किरदार। अब यहाँ पर बारी आती है कि अब ये सब कुछ तो कोशिशें चल रही थी, लेकिन जो है पुर्तगाली जो है अभी तक गोवा छोड़ने को तैयार नहीं थे। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले तो उनसे बातचीत की कोशिश की, ये बातचीत के ज़रिए शायद से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, वो लोग मान नहीं रहे थे। अब भारत के सामने फर्स्ट वजीर आज़म हमारे पास के पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने 2 रास्ते थे, एक तो सत्याग्रह करना या तो फिर जंग करना। लेकिन अब यहाँ पर सत्याग्रह करना, ये तो इतना सारा ड्यूरेशन होने के बाद अब फिर से वो वाले रास्ते पर चलना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया था, जंग करना। तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो इरादा बन गया था, लेकिन उस वक्त एक ऐसा रीज़न हुआ कि जिसकी वजह से फौजी कार्रवाई की गई। एक वजह हुई और वो वजह ये थी कि पुर्तगीज़ों ने मछुआरों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। तो इसमें कैसा हो गया कि कुछ मछुआरे मारे गए और बहुत सारे ज़ख्मी हो गए। तो ये चीज़ ने क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी और उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क के लोगों के साथ ये किस तरह से इतना भी बेरहमी का सलूक कैसे कर सकते हैं, अब इनके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो उन्होंने फौरी उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वी.के. मेनन, याद रखिए नाम, उनसे इमरजेंसी मुलाकात की और 17 दिसंबर को ये फैसला लिया गया कि 30,000 फौज के साथ ऑपरेशन विजय किया जाएगा। और ये ऑपरेशन विजय नाम याद रखिए, जिस तरह से ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में किया गया था, वैसे ही गोवा में ऑपरेशन विजय किया गया। और इसमें तीनों फौज जो शोबे रहते हैं, जैसे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सभी के इसमें जो है शामिल हुए थे। और साथ ही साथ ये लोग तो कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन जो मुकामी अवाम थी वो भी ऑपरेशन विजय में उन लोगों के साथ, पुलिस के साथ शामिल थी, क्योंकि मुकामी लोगों का साथ भी होना बहुत ज़रूरी था। ये मुकामी लोगों ने, जो पुर्तगीज़ों ने जो ज़मीन में सुरंगें खोदी थी, उनका पता लगाया और आर्मी को बताया। तो इस तरह से ये जो ऑपरेशन विजय किया गया, तो ये तकरीबन बताया जाता है कि 36 या 48 घंटे में ही मुकम्मल हो गया और पुर्तगीज़ के जो लोग हैं उन्होंने हथियार डाल दिए। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑपरेशन विजय का किया गया, मंसूबाबंद तरीके से वहाँ पर उन पर हमला किया गया और नतीजा ये हुआ कि 19 दिसंबर 1961 को वहाँ पर गोवा को जो है हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया। तो इनके वाक़यात को देख लो थोड़ा सा शॉर्ट में कि 18 दिसंबर को क्या हुआ था कि भारत ने गोवा पर चढ़ाई की, 19 दिसंबर को आज़ाद करवाया गोवा को, और तकरीबन बताया जाता है कि बहुत कम वक्त में ये ऑपरेशन विजय कामयाब रहा। हमको जो इंज़माम देखा है हमने गोवा एक रियासत का, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं भी कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है तो नमाज और कुरान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए और सबको दुआ में याद रखिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।